हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, वेरी वार्म वेलकम। 24 दिसंबर यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं। बहुत स्वागत आप सबका। बहुत ही प्यारा सेशन होगा। 10 मिनट में हम पूरे दिन के सारे करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि रोजाना हम 10 मिनट में पूरे दिन के ये जो करंट अफेयर्स करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। और आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, आपका इवन सिविल सर्विसेज तक में कोई भी आपका वनडे एग्जाम में प्रीलिम्स है ना, आप बिंदास निकाल देंगे उसको। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है कहानी आज की। तो ये है 10 मिनट में 10 खबरें हमारे करंट अफेयर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कल देखिए हमने आपको एक सवाल दिया था, बहुत प्यारे प्यारे आप लोगों ने आंसर दिए हैं। सुमन मेवाड़ा, हृदय पांडे, शशि शर्मा, कोमल अरोड़ा, पूनम कौशिक, शाबाश, वेरी वेल डन। और भी सारे लोगों ने दिया था लेकिन जगह कम थी यहाँ पर तो हम सबके नाम नहीं लगा पाए। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और रूरल कब लॉन्च करी गई थी, कब रीलॉन्च करी गई थी, ये पूछा था हमने। और दूसरा 41st और 42nd साइट पूछी गई थी। बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, इसके सबके आंसर, बहुत अच्छी बात है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। देखिए मोदी जी जो है ये कुवैत गए हुए हैं। मोदी जी कुवैत गए हुए हैं और मोदी जी कुवैत जब गए तो इनको एक इंटरनेशनल ऑनर भी मिल गया है। मतलब कुवैत ने एक बहुत बड़ा इनके ऊपर ऑनर जो है इनको कन्फर किया, और उसके बारे में अभी हम देखेंगे। लेकिन मोदी जी जो हैं ये इंदिरा गांधी जी के बाद कुवैत जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। मतलब तब से लेके अभी तक कोई कुवैत ही नहीं गया। पर इंदिरा गांधी जी थी जो पहली प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की जो कुवैत गई थी, और फिर आते हैं मोदी जी। अच्छा, दूसरी बात करें, कुवैत बड़ा ही बढ़िया शहर है। कुवैत का नाम तो आपने मैंने बहुत सुना होगा। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कुवैत के बारे में। पूरे शहर में 45 लाख लोग हैं मात्र, हमारे लखनऊ से भी कम। हमारे अकेले लखनऊ में लगभग 80 लाख लोग तो खाली लखनऊ में है। तो पूरे कुवैत की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ तो पूरे कुवैत में 45 लाख लोग हैं, जिसमें से कुवैत के लोग कितने हैं, 15 लाख। मतलब एक कंट्री के लोग कितने हैं, 15 लाख। और बाकी जो 30 लाख बचे हुए लोग हैं वो 100 देशों से मिला करके हैं। माने इतने सारे बाहर के लोग हैं कुवैत में, ऑयल निकालने का काम करते हैं। तो इनको एक अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एक अवार्ड दिया गया, और ये यहाँ का हाईएस्ट ऑनर है। नाम है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये कुवैत का हाईएस्ट ऑनर है। कुवैत बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, छोटा सा है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, इसकी लंबाई चौड़ाई जानते हैं कितनी है, सिर्फ 500 किलोमीटर। मतलब लखनऊ से दिल्ली गया, कुवैत खत्म, इतनी देर का है कुवैत। बस 500 किलोमीटर का है, इतना लंबा है ये खाली। तो ये है कुवैत आपका। और मोदी जी को अभी ये ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, तो मुबारक अल कबीर अवार्ड जो है ये अभी मोदी जी को दिया गया है कुवैत से। अच्छा ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देख रहे हैं अभी इन्होंने कितने सारे सम्मान मिल चुके हैं। इंटरनेशनल ऑनर्स बहुत ज्यादा मिले हुए हैं। 2016 से लेके 24 तक की मैंने पूरी लिस्ट दी हुई है। ये मैं जो आपको नोट्स दूंगा ना आज, उसमें भी इस लिस्ट को शामिल करूंगा। स्पेशली जो 2024 के अवार्ड्स हैं उनको एक नजर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आओ फिर देखते हैं हम लोग 55th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग चल रही थी, जिसमें यह डिसाइड किया गया है कि 12वीं जो आप पुरानी गाड़ियां बेचते थे ना, उन पे पुरानी गाड़ियों पे जो आप पुरानी गाड़ियां बेचते हैं उस पे 12% अभी तक चलता था जीएसटी। अब साहब 18% कर दिया गया है। टैक्स 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 टैक्स, इट्स रेनिंग टैक्स, हर तरफ टैक्स बरसता रहता है। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं, अब जो पॉपकॉर्न आप खाते हैं उन पॉपकॉर्न पे भी अलग अलग प्रकार का जीएसटी लगेगा। अगर आप चीज पॉपकॉर्न खाते हैं तो ज्यादा जीएसटी लगेगा, बिल्कुल सादा पॉपकॉर्न खाते हैं तो कम जीएसटी लगेगा, कैरामल पॉपकॉर्न खाते हैं तो सबसे ज्यादा जीएसटी लगेगा। माने जितना आप स्वाद जो है आप बढ़ाते चले जाएंगे, उतना ही आपके पॉपकॉर्न पे जीएसटी और ज्यादा लगता चला जाएगा। ये जीएसटी की मीटिंग हो रही थी, अभी राजस्थान में हो रही थी ये मीटिंग। वहां पर डिसाइड ये किया गया है, जैसलमेर में ये मीटिंग हो रही थी, वहां डिसाइड ये किया गया है कि अब ऐसा होगा। और जो पुरानी गाड़ियां थी उनको बेचने के ऊपर अभी तक 12% जीएसटी था, अब उसको भी बढ़ा करके 18% जीएसटी कर दिया गया है। इनफैक्ट आप गाड़ियों के ऊपर कितना जीएसटी लगता है, मैं आपको एक छोटा सा एक आइडिया देता हूं इसका। आप जो लग्जरी गाड़ियां देखते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक 50 लाख, एक 75 लाख की जो मर्सिडीज आती है, आपको बताता हूं, मर्सिडीज सी क्लास, 75 लाख की जो मर्सिडीज सी क्लास आती है, उस पर 50 लाख होती है गाड़ी की कीमत, और 25 लाख होता है टैक्स। 25 लाख टैक्स होता है। तो जितने भी लोग मर्सिडीज खरीदते हैं, हमें तो उनका धन्यवाद देना चाहिए कि भाई उन्होंने बहुत बड़ी चैरिटी कर दी है। 25 लाख रुपए एक गाड़ी पे टैक्स, इतने में तो कितनी गाड़ियां आ जाए भाई, है ना। तो ये गाड़ियों पे बहुत टैक्स होता है। तो अब जीएसटी काउंसिल ने इसे बढ़ा दिया। मैंने ये न्यूज इसलिए ली क्योंकि मुझे आपको बताना था जीएसटी के बारे में। जीएसटी काउंसिल जो आर्टिकल है वो कौन से उसमें दिया हुआ है, तो जीएसटी और जीएसटी काउंसिल का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है आर्टिकल 279A।
ये जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल आता है। जीएसटी कब से लागू किया गया है? तो 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया है। और कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है? तो ये आता है 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आ जाता है जीएसटी। ठीक है, ये कुछ जीएसटी को लेकर के प्रमुख चीजें हैं, प्रमुख क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में हमसे पूछता है। अच्छा, फिर देखिएगा, पहली रोड आ रही है जो कि पराली से बनाई गई है। ये कुछ बढ़िया न्यूज आई। तो ये नागपुर में बनाई गई है, पहली सड़क है। इसमें आपने सुना ना, पराली जलाई जाती है, लोग पराली जला देते हैं। तो अब क्या किया गया है, इस कोशिश को लेकर बड़ी परेशानी थी। तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनएचएआई, इन सब लोगों ने रिसर्च करी। उसके बाद क्या किया, पराली को सारा किसानों से डायरेक्टली पराली इन्होंने खरीद ली, और खरीदने के बाद क्या किया, उससे कोयला बना दिया, उस कोयले से तारकोल बना दी, और उससे सड़क बना दी। 60 लाख टन पराली से ये सड़क बनाई गई है। और ये कहां बनाई गई है? ये बनाई गई है नागपुर में। इसीलिए देखिए, नागपुर की कंस्टिट्यूएंसी जो है, तो ये नितिन गडकरी जी जो है, ये नागपुर कंस्टिट्यूएंसी से ही आते हैं। तो यहीं पर, इन्हीं के जहां पर ये कमाल जो है ये करा गया है। तो सीएसआईआर और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और प्राज इंडस्ट्री, इन सब ने मिलकर के इसको बनाया था। क्या है ये आपका नेशनल हाईवे 44 को इसको बनाया, नेशनल हाईवे 44 पे इस सड़क का निर्माण किया गया। 60 लाख टन पराली का इस्तेमाल किया गया है इसमें। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इस समय आप तो सेशन देख रहे हैं, इस समय क्या बज रहा होगा? लगभग 7:05 है ना। मैं इस समय इसको कर रहा हूँ रात के, मेरे वहां पता है कितना टाइम बजा हुआ है अभी? इस समय बजे है रात के 2:30, और 2:30 नहीं, 2:40 हो रहे हैं इस समय। अब इतना लेट क्यों है? क्योंकि है क्या, आजकल हमारे कुछ स्टूडेंट्स आ गए थे। तो उन जो पुराने सेलेक्टेड थे, लास्ट बैच से आईबी में सेलेक्ट हुए थे, तो वो आ गए थे। उनकी कानपुर ट्रेनिंग थी, तो वो लखनऊ आ गए थे। अब उन्होंने बहुत जिद करी कि आप आज डिनर साथ ही करेंगे। आपने कहा था कि जब अपनी सैलरी लग जाएगी, अपने पैसे से जब कमाने लगोगे, तब जो दोगे वो खाऊंगा। तो फिर उन्होंने वो, और रिकॉर्डिंग रखे हुए थे वो उस बात की। मैंने कहा चलिए अच्छा चलते हैं। फिर हम 11 बजे लौट के आए। अब सीए का टाइम तो मिला नहीं बनाने का। अब उसके बाद 11 बजे लौट के आए। सीए बनाने में हमें लगभग 3 घंटे लगते हैं, 3 से 3.5 घंटे लगते हैं डेली, 3 घंटे तक तो लग जाते हैं। अब फिर उसके बाद फिर 11 बजे बैठे, 11 साढ़े 11 पे, और अब जाके 2:30 बजे ये सीए खत्म हुआ है। मैं ये नहीं चाहता था कि ब्रेक हो जाए सीए में, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी और बहुत अच्छे एंथुसियास्टिकली आप लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। मैं ये नहीं चाहता था आपका छूटे। तो इस समय बेहतरीन आंखों में है, बहुत प्यारी सी नींद, आंखें हैं कड़वा रही, लेकिन इसी के साथ जब कर रहे हैं ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अपने आप में लगता है कि हाँ यार, मतलब एक और अपने जो माइंड में जो एक ये थी कि यार नहीं, अब शायद नहीं हो पाएगा आज, उसको क्रॉस कर ले गए। तो ये मैं आप लोगों से सीखता हूँ, आप लोगों की बदौलत ये कर पाता हूँ, आप लोगों का एंथुजियाज्म की वजह से ये कर पाता हूँ। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोगों का ना, हमारा कॉन्फिडेंस बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अच्छा हाँ, और एक और, इसी मेहनत की बात कर रहा हूँ, हाँ एक और बता देता हूँ। एक और चीज़ है, इसमें पूरा निचोड़ डाल रहे हैं हम 500 एमसीक्यूज में। इसको जा करके, आज का होमवर्क भी ये है, और आज का होमवर्क फिर से बोल रहा हूँ, लिख लेना। आज का होमवर्क है 31 दिसंबर 9 AM पे क्या कर रहे हैं, पूरे साल का करंट अफेयर्स लेकर के आ रहा हूँ, पूरे साल का। ये 3-4 घंटे की मैराथन रहेगी, और पूरे साल का करंट अफेयर्स लगाऊंगा। अभी से जाकर के सेशन को लाइक करके रख लेना, और फिर नीचे लिखना होमवर्क में डन, टाइम लिखना सेशन का, लिखना डन, लाइक द सेशन। अच्छा, फिर देखो अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम, ये क्या है? ये नई दिल्ली सरकार कर रही है। अभी जो दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल साहब, मैंने एक्स चीफ मिनिस्टर क्यों बोला, क्योंकि इस समय आतिशी मारलेना ये इस समय प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैं। और क्योंकि केजरीवाल साहब को जेल भेज दिया गया था, उनके ऊपर अभी कुछ आरोप लगे थे लिकर स्कैम को लेकर के। हालांकि अभी वो आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, वो अभी कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन तब दिल्ली में अब नए चीफ मिनिस्टर आ गई थी, उन्हीं की पार्टी की, आतिशी मारलेना। तो अभी चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो बेल पे बाहर हैं। तो वहां पर उन्होंने ही ये 2 स्कीम चलाई हैं। एक स्कीम का नाम है अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम। इसके तहत जो दलित परिवार हैं, उनके बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए, विदेश पढ़ने के लिए जो पैसा है, जो खर्चा है, वो सरकार देगी, दिल्ली सरकार उनको पैसा देगी। बढ़िया है। तो अगर आप SC/ST परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आपको पढ़ने के लिए, आप विदेश में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको विदेश में पढ़ने के लिए जो पैसा है वो आपको दिल्ली सरकार देगी, आपको पूरी तरीके से फंड करेगी आपकी एजुकेशन को, फॉरेन एजुकेशन को भी। एक और स्कीम इन्होंने हाल ही में शुरुआत करी थी, ये सभी लोगों के लिए है। 12 दिसंबर को शुरुआत करी थी, मैंने उसको कवर नहीं किया था, इसलिए अब कवर कर रहा हूं उसको। ये है संजीवनी स्कीम। कोई भी ऐसी चीज होती है ना जो अगर छोटी होती है, तो हम उसको रिव्यू करते रहते हैं, हम उसको आगे कवर कर लेंगे, इसमें निश्चिंत रहिएगा। संजीवनी स्कीम के तहत यह है, 60 साल से ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति है, तो उसका दिल्ली की जो सरकारी अस्पताल है वहां पर मुफ्त इलाज होगा। ये है।
तो ये क्या हो जाएगा, 12 दिसंबर को ये ऑर्गेनाइज किया था। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज की घोषणा करी गई थी और ये हर कैटेगरी के चाहे किसी भी वर्ग के हो, उन सभी, चाहे सामान्य वर्ग के हो, चाहे दलित वर्ग के हो, सभी वर्ग के लोगों के लिए किया जाएगा। और ये जो अंबेडकर योजना है ये सिर्फ दलित वर्ग के लोगों के लिए है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसमें से सवाल ये आता है कि बताओ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है। तो ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से ही इस रिपोर्ट को पब्लिश करा गया है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। ये सवाल बहुत बार आया भी हुआ है। किसने करा है, हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने करा है। गुड न्यूज है कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो तकरीबन 150 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया है। तो तकरीबन एक देखिए 156 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया है। और जो तो हमारा ट्री कवर है, मतलब टोटल देश में जितने पेड़ हैं वो लगभग 1500 स्क्वायर किलोमीटर, ये 1200 स्क्वायर किलोमीटर ये बढ़ गया है। तो ये एक बड़ी चीज हुई है। अच्छा, आपको याद क्या रखना है, आपसे वो डेटा नहीं पूछेगा, आपसे ये डेटा पूछेगा जो अब मैं बता रहा हूं एग्जाम में। एक तो पूछेगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, दूसरा डेटा जो आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा कि ये बताइए कि देश में कितना प्रतिशत फॉरेस्ट कवर है, और ये जरूर आएगा आपसे। तो 25.7% फॉरेस्ट कवर है, ये हमारा बढ़ा है। पहले कम था थोड़ा सा, अभी ये बढ़ गया है, 25.7% है। इसके ऑप्शन बहुत क्लोज होंगे, 24.8, 25.2, 25.5, 25.7, बहुत क्लोज ऑप्शन आएंगे। तो ध्यान रखना, अभी से मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 25.7% है ये। अच्छा, तो ये हो गया हमारा। और देखिए, अगर आप सही फॉरेस्ट कवर चाहते हैं, एक देश में ऐसा चाहते हैं कि उसमें बिल्कुल हर ग्रीनरी मेंटेन रहे, तो तकरीबन 32% का फॉरेस्ट कवर चाहिए होता है। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे पास फॉरेस्ट कवर कम है, हमें और फॉरेस्ट लगाने की आवश्यकता है ताकि हम 32% के मार्क तक पहुंच पाए। अगर हमारे देश में 32% फॉरेस्ट होगा तो इसका मतलब हमने जो फॉरेस्ट और जमीन का जो बैलेंस है वो हमने सबसे सही मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, आइए फिर देखते हैं हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, इनको खेल रत्न अवार्ड किया जाएगा। देखिए ये क्या है, ये तो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन साहब हैं जिन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इंडियन मेंस हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल जितवाया। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हरमनप्रीत सिंह उस टीम के कैप्टन है तो इनको इसलिए मिल रहा है। दूसरा, प्रवीण कुमार कौन है, इन्होंने पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था लॉन्ग जंप में। तो ये पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता एथलेटिक्स में। और ये हरमनप्रीत सिंह है, इंडियन मेंस हॉकी टीम के कैप्टन है ये। तो इन दोनों को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल रहा है, जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है। अब लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी भी आ गई। फिर जो मनु भाकर हैं, जिन्होंने इस बार क्या 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते या 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। कौन से मेडल जीते थे, 2 अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने मेडल जीते थे। कौन से, ब्रॉन्ज मेडल। हमने गोल्ड मेडल इस बार कोई नहीं जीता। तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते थे शूटिंग कैटेगरी में, 2-2 यानी हिस्ट्री क्रिएट करी थी इन्होंने, उनको अवार्ड नहीं दिया गया। और जबकि हरमनप्रीत सिंह को भी अवार्ड दिया जा रहा है पेरिस ओलंपिक्स के लिए ही, और इधर भी दिया जा रहा है, पैरा ओलंपिक्स के लिए भी दिया जा रहा है। तो इनके घर वालों ने मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को ये ट्वीट करके बोला भाई ये तो गलत बात है, हमारी बेटी को क्यों नहीं दिया गया। तो उन्होंने बोला भाई आपकी बेटी ने अप्लाई नहीं किया। जो प्रोसेस है वो ये है कि इसके एप्लीकेशन होते हैं, इसके लिए जो एथलीट्स हैं वो अप्लाई करते हैं अवार्ड्स के लिए, और उसके बाद उनके एप्लीकेशन के ऊपर मंत्रणा होती है और उसके बाद ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो उनके घर वालों ने बोला कि भाई ये तो गलत है, आप मंत्रणा करने की क्या जरूरत है, उन्होंने तो हिस्ट्री रची है तो आपको तो खुद अवार्ड देना चाहिए। तो ये टसल अभी बिल्कुल ताजी, कल रात की है अभी ये टसल। ठीक है, माने रात 7-8 बजे की न्यूज है ये। तो अब देखिए क्या होता है, शायद मनु भाकर को भी मिल जाए क्योंकि ये कंट्रोवर्सी काफी गर्म हो रखी है अभी। अच्छा, आगे आ जाते हैं फिर। तो हाई जंपर है प्रवीण कुमार, इन्होंने गोल्ड जीता था पेरिस पैरा ओलंपिक्स में। और यहाँ की बात करेंगे तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था हरमनप्रीत सिंह की कैप्टनसी में इंडियन मेंस हॉकी टीम ने। तो इन दोनों को सबसे बड़ा हमारा अवार्ड जो है खेल रत्न पुरस्कार ये मिल रहा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अच्छा, फिर देखिए इस बार और क्या हो रहा है, 30 लोग हैं जिनको अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा और जिसमें से 17 जनरल हैं, 13 पैरालंपिक्स के हैं। तो 30 लोगों को मिल रहा है इस बार का अर्जुन अवार्ड। आइए ये देखिए, ये है हरमनप्रीत सिंह, 2024 में ब्रॉन्ज मेडल, 2022 में हांगजो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल। काफी अच्छा इनका रिकॉर्ड रहा है इनके तहत, तो इसीलिए इनको हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ द कंट्री दिया जा रहा है। आओ भाई आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव इंडिया जो है आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप होस्ट कर रही है। ये तो हमने आपको पहले ही बताया था, फिर आज क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब ये कौन होस्ट करेगा ये भी बता दिया गया है। तो नेशनल राइफल्स, देखिएगा नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये एनआरएआई बोलते हैं इसको राइट्स दिए गए हैं कि आप लोग
ये जो शूटिंग कंपटीशन है, शूटिंग का वर्ल्ड कप है, ये आप लोग होस्ट करेंगे। ये इनका ऑफिस कहाँ, मतलब ये कहाँ पर है? ये भोपाल में है ये। तो ये जो है ना नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये भोपाल में है और इनको ये टारगेट दिया, इनको ये जो दारोमदार है जूनियर वर्ल्ड कप को होस्ट करने का, वो इनके ऊपर रखा गया है। तो इन्होंने बोला है हम इसको बखूबी निभाएंगे। तो ये है, तो इस बार अब कहाँ पर होगा? ये भोपाल में होगा आपका ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप आएंगे। फिर देखिए कारगिल के अनसंग हीरो ताशी नामग्याल, ही पास्ड अवे रिसेंटली। ताशी नामग्याल एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं हमारे कारगिल के लिए, क्योंकि 1999 में देखिए कारगिल का युद्ध हुआ था। तो था क्या, ताशी नामग्याल लद्दाख में रहते थे, वो अपने भेड़ चरा रहे थे। भेड़ चराते चराते उनकी एक भेड़ इधर उधर हो गई, तो वो एक भेड़ को ढूंढने गए। तो जब ढूंढने गए तो उन्होंने देखा कुछ लोग पठान सूट पहने हुए पहाड़ों के ऊपर ट्रेंचेस बना रहे हैं, मतलब अपनी खदा अपना ये थोड़ी गुफा टाइप की बना रहे हैं ताकि बंकर बना रहे हैं। वो देख के समझ गए ये तो पाकिस्तानी सैनिक हैं और ये इस साइड क्या कर रहे हैं, इसका मतलब वो कारगिल के ऊपर अपना धावा बोलने वाले हैं। कारगिल का जो एरिया है, वहां जो चोटियां हैं, उसके ऊपर ये लोग आने वाले हैं। तो उन्होंने तुरंत इंडियन आर्मी को अलर्ट किया। इंडियन आर्मी ने इनके साथ में जाकर के देखा तो हाँ, उनकी तैयारियां पूरी थी। तुरंत इंडियन आर्मी ने इनके ऊपर अटैक करना शुरू करा, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। अब लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, तब तक वो लोग बंकर बना के ऊपर सब चढ़ चुके थे। तब इंडियन आर्मी के लिए वो टेरेन एकदम नई थी, बिल्कुल नई टेरेन थी, वहां कोई नहीं जाता था। ताशी नामग्याल की वजह से, ताशी नामग्याल ने वो सारा रास्ते दिखाए, कैसे कैसे आप ऊपर तक पहुंच सकते हैं। लाइन ऑफ फायर के बीच में ये पूरे ट्रूप्स को लीड करते थे, जबकि ना तो ये आर्मी से थे ना कुछ। ये जनरल एक लद्दाख से ही बिलोंग करते थे, एक सिविलियन थे वहां के, लद्दाख स्काउट्स के एक मेंबर थे ये। तो वहां पर ये लाइन ऑफ फायर के बीच में, यहां गोलियां चल रही, उनके बीच में ये लेके जाते थे सारे लोगों को ऊपर। और अगर कोई घायल भी हो जाता था तो उसको दुश्मन की साइड से बचाते हुए पूरा नीचे तक लेकर के आना, ये इनका बहुत बड़ा रोल था। इनफैक्ट उसके बाद से जब भी हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, हर साल ताशी नामग्याल साहब को बुलाया जाता था लद्दाख में ही। वो जो पूरा सेलिब्रेशन होता था उस उनके साथ में इनको ऑनररी के तौर पर इनको बुलाया जाता था, इनके सामने सेलिब्रेशन किया जाता था। अभी हाल ही में 2 दिन पहले इनका निधन हो गया। आइए फिर हम देख रहे हैं आगे क्या आता है हमारे पास। नेशनल कंज्यूमर डे, ये कब होता है? 24 जनवरी को। क्यों? 1986 में क्या हुआ था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च हुआ था। पहले जानते हैं ऐसा कुछ नहीं था कि आज आप चीजें MRP पे ही बेच सकते हैं, MRP से ऊपर आप चीजें नहीं बेच सकते, ये सब कुछ नहीं था। इनफैक्ट आज भी ऐसा नहीं, हर देश में ये सब चीजें हैं। आपको बताता हूँ, मलेशिया मलेशिया बहुत फेमस है ना। पानी की बोतल जो है, आप 4 रिंगिट की आपको मिलेगी, वही पानी की बोतल 1 रिंगिट में लगभग 20 रुपए के आसपास होते हैं। 4 रिंगिट की मिल रही है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, वहां पर 6 रिंगिट मिलेगी आपको। थोड़ा आप और आगे गए, जहां थोड़ा सा और ज्यादा थोड़ी प्रीमियम जगह है, वही पानी की बोतल आपको 12 रिंगिट। थोड़ा और आगे बढ़िए, वही पानी की बोतल 25 रिंगिट। माने 80 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक वही सेम पानी की बोतल। छाते छाते मलेशिया में, वहां पानी बारिश बहुत होती है। आप बारिश जैसी चलना शुरू करेंगे, छाते छाते 5 रिंगिट। आप सूखा है, धूप निकल रही है, बढ़िया, आपको छाता मिलेगा मात्र 10 रिंगिट में, 5 रिंगिट में, 8 रिंगिट में। बारिश होने लगी, 20 रिंगिट। मूसलाधार बारिश हो रही है और आसपास दुकानें नहीं है, 50 रिंगिट, 100 रिंगिट का छाता। सेम छाता जो आपको 10 रिंगिट माने 200 रुपए का मिल रहा था, सेम छाता आपको 200 रिंगिट का मिलेगा। समझ रहे हैं? माने यहां पर वहां कोई MRP का कोई फिक्सर नहीं है, कुछ नहीं है मलेशिया में। तो हमारे वहां भी इसी प्रकार की चीजें होती थी। लेकिन फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, जागो ग्राहक जागो, जो आपने सुना है, वो 24 जनवरी को आया था। 24 दिसंबर 1986 को आया था वो। तो इसी दिन से हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स डे के रूप में हमेशा इसको मनाने लगे। उसमें कंज्यूमर को लेके कई सारी बहुत सारे उसको राइट्स दिए गए थे, उपभोक्ता को राइट्स दिए गए थे। तो इस बार की थीम क्या है? फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। इस बार AI की थीम है इस बार। ठीक है जी, चलिए। तो ये है पूरा। अच्छा, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जरूर से ज्वाइन करना। इसमें बहुत प्यारे प्यारे अपडेट्स और बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन्स और ई बुक्स आती हैं इसमें। ठीक है, आइए सवाल करते हैं। कौन से इंडियन प्राइम मिनिस्टर, लास्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे जो कुवैत गई थी? इनका नाम आ जाएगा इंदिरा गांधी। फिर 55th मीटिंग ऑफ GST कहां पर हुई? याद करिए, निर्मला सीतारमन जी है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। कहां पर हो रही है ये? जैसलमेर में। फिर पहली रोड कौन सी है जो स्ट्रॉ यानी पराली से बनाई गई है? ये बनाई गई है आपकी नागपुर में। फिर बात करेंगे अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम कौन लेके आया है? दिल्ली में मुख्यमंत्री, जो एक्स मुख्यमंत्री वहां के अरविंद केजरीवाल साहब, वो लेके आए हैं। दलित स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आए हैं अंबेडकर स्कॉलरशिप। फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट में टोटल फॉरेस्ट एरिया हमारा कितना है? मैंने बोला था ये सवाल जरूर मिलेगा आपको आगे एग्जाम में भी, एग्जैक्टली ऐसे मिलेगा, 25.7%। आंसर क्या आ जाएगा? ये हो गया मेरा आंसर। फिर देखिएगा, खेल रत्न अवार्ड इस बार किसको मिल रहा है? 2 लोगों को, हरमनप्रीत सिंह और दूसरे आ जाएंगे ये आपके प्रवीण कुमार। ये इन दोनों लोगों को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फिर ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा, वो भी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये करेगी इसको। तो ये भारत होगा, और वो भी कहां पर है? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया भोपाल में है ये। तो मोस्ट प्रोबेबली ये भोपाल में ही होगा ये। हालांकि उन्होंने अभी वेन्यू अनाउंस नहीं किया है अभी।
आइए, थीम क्या है इस बार की नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे की? ये आ जाएगी फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई। ऑलराइट, फिर किसने इंफॉर्मेशन दी थी पाकिस्तानी सोल्जर्स को 1999, पाकिस्तानी सोल्जर्स के बारे में 1999 कारगिल वॉर के में? ताशी नामग्याल, जॉब हमारे बीच नहीं रहे। फिर संजीवनी योजना किसने लॉन्च करी थी? ये 60 वर्ष से ऊपर जो भी बुजुर्ग हैं, किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट से हो, उन सब के लिए सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज होगा। ये दिल्ली में ऐसा योजना लागू करी गई है। ठीक, चलिए अब मिलते हैं सुबह 10 बजे। यार इस सेशन को, ये लाइव सेशन होता है, इसको बिल्कुल मत मिस करिए। आप में से जो भी लर्नर्स चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, दिस इज अ गोल्डन सेशन, संजीवनी सेशन है, ये समझ लीजिए। बहुत ही प्यारा और बहुत पावर पैक्ड सेशन होता है ये वाला। ठीक है, तो इसको जरूर किया करिए। और जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो जंबो बैच हमारा शुरू हो चुका है उसमें, और जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो इस सफलता बैच में जरूर से ले लीजिएगा। दे आर द वंडरफुल बैचेस। जिन लोगों को भी 0 लेवल से तैयारी करनी हो वो इसमें एनरोल करेंगे। ठीक है, और ये है इसका डिस्काउंट कोड LAB लैब 40% ऑफ के लिए। ठीक, चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग फिर से अपने अगले सेशन में। हाँ जी, थैंक यू, बाय बाय।